Welcome once again classes in the last video of history chapter 2 and the chapter name is from trade to territories। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रिटिश एक्सपेंशन किस तरीके से जो कि वो अपने कंपनी का विस्तार जो है भारत की अनेक टेरिटरीज़ में करते जा रहे हैं। तो उसी में देखिए हमने सहायक संधि के बारे में पढ़ा था, सब्सिडरी अलायंस के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश एक्सपेंशन, यानी कि ब्रिटिश का जो विस्तार है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने अपने विस्तार को कैसे फैलाया, तो उसी के बारे में ये दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं टॉपिक। द पीरियड फ्रॉम 1805 टू 1848 शॉ अ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया एंड इन साउथ ईस्ट एशिया। तो देखिए 1805 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट एशिया में और इंडिया में जो है ब्रिटिश का पावर जो है, ब्रिटिश की शक्तियाँ जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती चली गई। द ब्रिटिश कंस्क्यूर्ड जावा एंड सुमात्रा फ्रॉम द डच। दे ऑल्सो ऑक्यूपाइड सिंगापुर एंड सावाक इन मलय पेंसुला। तो देखिए उन्होंने जावा, सुमात्रा जो कि डच के अंडर में थे उनको भी जीत लिया, अपने अंडर में कर लिया। और इसके अलावा जो है उन्होंने सिंगापुर और सावाक मलाया पेंसुला जो है वहाँ में भी लगभग उनका कंट्रोल जो है स्थापित हो चुका था। दिस कंक्विस्ट एस्टैब्लिश देयर नॉवल सुप्रीमेसी इन द रीजन एंड हेल्प देम कंट्रोल द साउथ ईस्ट एशिया ट्रेड। तो देखिए ये जो इनकी जो ये जो विजय थी, इन विजयों के बाद जो है साउथ ईस्ट एशियन जो ट्रेड था उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल जो है इन जो कि विजयों के बाद जो है कि इनका पूरी तरीके से कंट्रोल स्थापित हो चुका था साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पर। द किंगडम्स ऑफ नेपाल एंड बर्मा वर ऑल्सो डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू से टेरिटरीज टू द ब्रिटिश। In the northwest, the British extend their influence up the Satluj River. In 1843, the British annexed Sindh. तो देखिए नेपाल और बर्मा जो था उसको भी इन्होंने अपनी जो कि फोर्स के द्वारा, अपने पावर के द्वारा इन्होंने उनकी भी टेरिटरीज़ पर उन जो कि ब्रिटिश का जो कि अधिकार हो चुका था उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। और नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है सतलज रिवर तक इन्होंने अपने जो कि साम्राज्य, अपने जो कि कंपनी का विस्तार जो है कर रखा था। और 1843 ईस्वी तक जो है कि इन्होंने सिंध को भी हड़प लिया, यानी कि सिंध पर भी इनका आक्रमण हो चुका था। तो देखिए बात हो रही है 1805 से 1848 ईस्वी तक ब्रिटिश ने अपना साम्राज्य जो है, अपना विस्तार जो है, अपनी कंपनी का विस्तार जो है वो डे टू डे जो है कि उनका होता चला गया, यानी कि अपनी पावर्स को वो बढ़ाते चले गए। तो आज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। यानी कि कुछ ऐसे प्रांत थे जो कि अभी भी ब्रिटिश के अंडर में नहीं थे, वो इंडिपेंडेंटली जो कि वो किंगडम जो कि अपना रूल कर रहे थे, जिसमें कि एक था पंजाब। ठीक है, देखिए इसमें दो रूलर्स बहुत ही महान रूलर्स थे, महाराजा रंजीत सिंह एंड महाराजा दिलीप सिंह, जिन्होंने कि ब्रिटिश की संधियों को भी नहीं माना था। तो देखिए अमॉन्ग द फ्यू इंडियन किंगडम्स दैट रिमेन्ड इंडिपेंडेंट वॉज पंजाब। यानी कि कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे जो कि अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे जो कि जिनमें से कि एक पंजाब था। इट वॉज रूल्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह जो है वहाँ पर रूल कर रहे थे, यानी कि वहाँ के वो शासक थे। ही वॉज ऑन फ्रेंडली टर्म विद द ब्रिटिश। ही हैड बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, ऑक्यूपाइड एंड ट्रेंड लाइक द यूरोपियन फोर्सेस। तो देखिए एक तरीके से उनका एक फ्रेंडली रिलेशनशिप था ब्रिटिश के साथ, तो इसी की वजह से ब्रिटिश कभी उन पर जो कि युद्ध नहीं करते थे या फिर उन पर आक्रमण नहीं करते थे। और उन्होंने जो महाराजा रंजीत सिंह है उन्होंने अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रांग बनाया था, बिल्कुल ट्रेंड किया था, जैसे कि यूरोपियन फोर्सेस होती थी उनकी तरीके से उनकी फोर्सेस थी, एकदम बिल्कुल ट्रेंड फोर्स थी। एज लॉन्ग एज ही वॉज अलाइव द ब्रिटिश डिड नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द किंगडम। अब जब क्योंकि वो बहुत समय तक जिंदा रहे और जब तक वो जिंदा रहे तब तक ब्रिटिश जो कि उनके किंगडम में, उनके साम्राज्य के मामलों में कभी भी वो हस्तक्षेप नहीं कर पाए। आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह इन 1839, जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1839 ईस्वी में देयर वाज अ स्ट्रगल फॉर पावर। अब देखिए वहाँ पर जो है स्ट्रगल होने लगा, जो कि लोग युद्ध आपस में ही वो लोग जो कि युद्ध करने लगे कि कौन जो है उनके बाद उनका सक्सीजर बनेगा या फिर कौन जो है कि राजगद्दी पर बैठेगा। इन 1843 दलीप सिंह सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह सक्सीडेड द टू द थ्रोन। और
1843 ईस्वी में दलीप सिंह जो कि महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे वो गद्दी पर बैठे और ब्रिटिश कंपनी ने उनको हराया और हरा करके पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ब्रिटिश डिफीटेड हिम एंड अनेक्स्ड पंजाब इन 1849, यानी कि 1849 ईस्वी में अब ब्रिटिश का इस इंडिपेंडेंट किंगडम पंजाब पर भी अधिकार हो चुका था। एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए ये तो बात हो रही थी लॉर्ड वेलेस्ली की। अब बात होती है कि जब गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी को यहाँ पर भारत भेजा गया गवर्नर जनरल नियुक्त करके, उसके बाद उसने किस तरीके से इनकी नीतियाँ अपनाई और कैसे अपनी कंपनी का विस्तार किया। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी कम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल इन 1848, यानी कि 1848 ईस्वी में वो गवर्नर जनरल बन करके इंडिया जी की वापस आया था। ही वॉज फ्रॉम द बिगनिंग डिटरमाइंड टू एक्सटेंड डायरेक्ट ब्रिटिश रूल ओवर एज लार्ज एज एन एरिया एज पॉसिबल। अब जब वो आया तो स्टार्टिंग से ही उसने ये शुरू किया था कि मतलब उसने ये सोचा था कि स्टार्टिंग से ही ब्रिटिश का जो है रूल जो है बहुत बड़े एरिया पर जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक उसको अपना साम्राज्य, अपना जो कि कंपनी का जो कि शासन जो है वो फैलाना है। द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच डलहौजी इम्प्लीमेंटेड हिज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वॉज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो देखिए उसने कुछ जो कि ऐसी नीतियाँ अपनाई थी जिसमें कि उसका एक नीति थी राज्य हड़पने की नीति, यानी कि इस नीति के द्वारा लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक नीति थी जिसमें ये होता था कि जिस मान लो कि अगर कोई रूलर, कोई साम्राज्य है और उसका कोई जो राजा है अगर उसके कोई अपने बेटे नहीं है तो वो किसी दूसरे के बेटे को गोद लेकर के उसको अपना बेटा नहीं कह सकते थे और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे साम्राज्यों को वो हड़प लेता था जिनके मान लो किसी राज्यों के बेटे नहीं है तो वो डायरेक्टली उस जो कि किंगडम का जो कि उस टेरिटरी का जो कि शासन जो है डायरेक्टली कंपनी के हाथों में आ जाता था। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। अंडर दिस डॉक्ट्रिन व्हेन द रूलर ऑफ अ प्रोटेक्टेड स्टेट डाइड विदाउट अ नेचुरल हायर हिज स्टेट वाज नॉट टू पास टू एन अडॉप्टेड हायर्स एज सैंक्शन्ड बाय द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द कंट्री। तो देखिए इस नीति के द्वारा ये कहा गया था कि अगर मान लो किसी रूलर के पास उसका खुद का जो है कि उत्तराधिकारी नहीं है, खुद का अपना बेटा नहीं है, तो वो क्या उस स्टेट को जो है कि वो जो है किसी उत्तराधिकारी को गोद नहीं ले सकता है और जो है कि वो उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता, जैसे कि पहले ऐसा था, पहले लोग ऐसा ही किया करते थे। तो ऐसा जो है कि स्टेट जो है वो डायरेक्टली कंपनी के हाथों में आ जाता था। ये इसकी नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मेनी स्टेट, इसमें बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि इंक्लूडिंग सतारा इन 1848, नागपुर एंड झांसी इन 1848, सूरत इन 1852, उदयपुर इन 1853, संभल इन 1850 एंड मांडवी इन 1850 वर एनेक्स्ड बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। अब देखिए ये सारे जो किंगडम्स थे, सतारा, नागपुर, झांसी, सूरत, उदयपुर, संभल, मांडवी, ये जो साम्राज्य थे इन सब को इसी नीति के आधार पर जो है कि अपने में मिला लिया गया, उनको हड़प लिया गया, क्योंकि उनके पास कोई अपना खुद का उत्तराधिकारी नहीं था और वो गोद ले नहीं सकते थे। डलहौजी ऑल्सो रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइटल्स ऑफ मेनी एक्स रूलर्स और टू पे देयर pensions. Thus the titles of the Nawabs of Carnatic and of Surat and the Raja ऑफ तंजौर वर एक्सटिंग्विश्ड। तो देखिए क्या था कि और डलहौजी ने एक और नीति अपनाई थी कि जो रूलर्स होते थे उन रूलर्स को जो है कि कुछ टाइटल्स दी जाती थी और अगर मान लो उनको हराने के बाद उनको कहीं भेज दिया था और उनको एक पेंशन उनकी फिक्स थी, तो उनको पेंशन दे दी जाती थी, कितनी पेंशन है और आप इसमें अपना पूरा जीवन जो कि लाइफ अपनी करो जो कि बिताओगे। तो क्या था कि जब डलहौजी आया तो उसने इनकी उस टाइटल्स को भी ले लिया और साथ में जो है उनकी जो पेंशन होती थी उस पेंशन को भी देने से मना कर दिया। तो ठीक है, तो इसमें जो है कि इसमें नवाब ऑफ कर्नाटक एंड सूरत के जो नवाब थे इनके साथ भी ऐसा ही हुआ और जो तंजौर के जो राजा थे उनके साथ भी यही हुआ था। तो इस तरीके से जो कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन किया था। अब देखिए इसमें बात हो रही है उसी में कि अवध एक ऐसा साम्राज्य था जहाँ पर कि भी उसने एक और नीति अपनाई थी कि अगर जी की मिस गवर्नमेंट की नीति, यानी कि कोई ऐसा रूलर है जो अच्छे से रूल नहीं कर रहा है तो उसके साम्राज्य को भी ये अपने में मिला लेते थे। तो उसमें एक था अवध ऐसी टेरिटरीज थी। देखिए अनदर प्रोटेक्ट यूज बाय डलहौजी टू एनेक्स टेरिटरीज इन इंडिया वाज मिस गवर्नमेंट। तो देखिए एक और तरीका जो डलहौजी ने अपनाया था वो था
मिस गवर्नमेंट यानी कि अच्छे से गवर्नमेंट न करने की वजह से उस टेरिटरीज़ को अपने में मिला लेना। नवाब वाजिद अली शाह वॉज एक्यूज ऑफ हैविंग मिस गवर्न हिज स्टेट एंड ऑफ रिफ्यूजिंग टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म। तो देखिए इसमें जो कि एक नवाब वाजिद अली शाह थे जो कि अवध के नवाब थे, उनके ऊपर भी यही आरोप लगाया गया कि मतलब कि वो अवध में बहुत अच्छे से रूल नहीं कर रहे हैं, उनकी मिस गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट का जो है कि मिसयूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके के आरोप लगा कर कि उनसे जो है कि अवध को अपने में मिला लिया गया, छीन लिया गया ब्रिटिश के द्वारा। हिज स्टेट वर्ड देयर फोर एनेक्स इन 1856 यानी कि 1856 ईस्वी में उनके स्टेट को हड़प लिया गया। दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनरेस्ट अमंग द इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी एज मोस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम अवध एंड द सराउंडिंग कंट्री साइड दे आर रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब देखिए जब ऐसा हुआ अवध के नवाब के साथ, नवाब वाजिद अली शाह जो थे वहाँ के नवाब, तो जो इंडियन सोल्जर्स थे यानी कि इंडियन जो सिपाही थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में थे, वो जो है वहाँ से अवध चले आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट यानी कि विद्रोह जो है वो शुरू कर दिया। तो देखिए इस तरीके से जो है ये कुछ नीतियाँ थी जिसके द्वारा ब्रिटिश जो है लॉर्ड डलहौजी जो है अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन करता जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश कंपनी जो है ब्रिटिश शासन जो है वो मजबूत करता जा रहा था। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। देखिए वंस द ब्रिटिश स्टार्टेड एनेक्सिंग टेरिटरीज इन इंडिया दे रियलाइज दैट दे वुड हैव टू इन्फोर्स अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू कंट्रोल द कन्क्वेर्ड रीजन्स। तो देखिए जब ब्रिटिश ने शुरू किया भारत के प्रांतों को हड़पना, तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उनको एक प्रॉपर सिस्टम जो कि एक प्रॉपर जो शासन व्यवस्था जो है बनानी होगी ताकि वो जो जीते गए क्षेत्र हैं उन पर उनका कंट्रोल हमेशा बना रहे। सो दे फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज टू गिवन दीज टेरिटरीज। The policies were designed to consolidate the British rule in India. The welfare of the common people was never a priority for them. तो देखिए अब जो है उन्होंने पूरी तरीके से एक डिज़ाइन तैयार किया, एक पॉलिसी तैयार की कि किस किस तरीके से जो इंडिया में जो कि प्रांतों में रूल करना है। अब देखिए वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश जो कि रूल को स्थापित कर रहे थे, अपने पावर्स को मजबूत कर रहे थे, और उन्होंने जो कॉमन पीपल थे यहाँ की उनकी कभी भी प्रायोरिटी उनको नहीं दी कि उनके वेलफेयर को कभी प्रायोरिटी नहीं दी कि कैसे उनको देखना है। उनको इससे कोई मतलब नहीं था, उनको सिर्फ इस बात से मतलब था कि कंपनी जो है वो किस तरीके से उसका जो कि ट्रेड जो है वो बढ़े और कैसे उनकी शासन जो है उनका शासन उनका पावर जो है वो बढ़ता रहे। तो देखिए थ्रू इट द कंपनी वांटेड टू, अब इसमें जो कंपनी देखिए क्या क्या चीज़ें चाहती थी। इंक्रीज इट्स प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को प्रॉफिट देना चाहती थी। ट्रेड में किस तरीके से वो उनको प्रॉफिट मिल रहा है बस वो इस पर जो कि ध्यान देती थी, यानी कि इंक्रीज हो ट्रेडिंग जो कि सिस्टम उनका। इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टेरिटरीज इट हेल्ड इन इंडिया। अब जो कि जो भी टेरिटरीज थी उनसे जो प्रॉफिट मिलता है वो इंडिया में वो जो है इंक्रीज़ हो। स्ट्रेंथ इट्स होल्ड ओवर इंडिया, और पूरे इंडिया पर उनका जो पावर जो है वो हमेशा मजबूत होता रहे, उनकी जो कि पावर जो है वो बढ़ती रहे। द ब्रिटिश डिवाइडेड द टेरिटरीज दे हेल्ड इन इंडिया इनटू प्रोविंसेस। अब देखिए जैसे जैसे उनका पूरे ऑल ओवर इंडिया पर कंट्रोल होता गया तो उसने क्या किया कि ब्रिटिश ने इंडियन टेरिटरीज़ को अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। 3 ऑफ दीज वर बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। इनमें से जो कि 3 जो कि प्रोविंसेस बनाए गए मोस्टली बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। दे वर कॉल्ड प्रेसिडेंसीज, और इनको वो प्रेसिडेंसीज बोलते थे क्योंकि पूरा जो कंपनी का शासन होता था वो यहीं से इन्हीं प्रेसिडेंसीज से किया जाता था। इच प्रेसिडेंसी वर administered by a governor with the governor general acting as the overall head। तो जितनी ये जो प्रेसिडेंसीज थी वो सब प्रेसिडेंसीज होती हैं वो गवर्नर के अंडर में रह करके रूल करती थी, यानी कि गवर्नर इन सारी प्रेसिडेंसीज को देखता था। यानी कि बंगाल के गवर्नर अलग, बॉम्बे के अलग, मद्रास के अलग, और जितने भी गवर्नर ये होते थे वो सब गवर्नर जनरल उनका हेड होता था और वो जो है उनको रिपोर्ट करते थे। द डिस्ट्रिक्ट वॉज लुक्ड आफ्टर बाय द कलेक्टर। अब जो है कि जो ये जो प्रेसिडेंसीज थी उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया जिसको
जिसके लिए कलेक्टर नियुक्त किया गया और वो जो है डिस्ट्रिक्ट को देखता था। ही सुपरवाइज रेवेन्यू कलेक्शन एंड द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब वो जो है उसके साथ उसका ये जो कलेक्टर होता था उसका ये कार्य होता था कि डिस्ट्रिक्ट में पूरा जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देखे और साथ में रेवेन्यू कलेक्शन जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की थी। तो देखिए द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड बाई आउट 4 एजेंसीज। तो दिन प्रतिदिन जो है ये जो शासन व्यवस्था जो थी वो 4 एजेंसीज के द्वारा जो है कि वो फॉलो की जाती देखी जाती थी। सबसे पहला था द सिविल सर्विस फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सिविल सर्विस जो की व्यवस्था की गई और इसके द्वारा जो है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनको देखना होता था। द आर्मी टू प्रोटेक्ट द टेरिटरीज द ब्रिटिश हेल्ड इन इंडिया, और एक आर्मी बनाई गई जो कि ब्रिटिश टेरिटरीज को जो है कि प्रोटेक्ट कर सके इंडिया में। थर्ड है द पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड इंश्योर पीस, और एक जो है कि पुलिस विभाग बनाया गया ताकि जो कि वो लॉ एंड ऑर्डर को देख सके और जो कि पूरे साम्राज्य में शांति व्यवस्था को देख सके। और द जुडिशरी टू डिस्पेंस जस्टिस, और एक जुडिशरी की स्थापना की गई ताकि जो है वो जस्टिस जो कि कर सके, जो कि लोगों के साथ न्याय व्यवस्था को बनाए रखे। तो ये 4 मेन चीज़ें बनाई गई। तो सबसे पहला देखते हैं सिविल सर्विस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस सिविल सर्विस टू इफेक्टिवली एडमिनिस्टर द इंडियन टेरिटरीज। तो सिविल सर्विस लोक सेवा आयोग जिसको हम लोग बोलते हैं, आप आज भी देखते हो हमारे यहाँ कंट्री में सारी चीज़ें जो भी चीज़ें ये उस समय में ब्रिटिश ने बनाई थी, सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस और जुडिशरी, ये सब अभी भी हमारे इंडिया में है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी शासन व्यवस्था उनकी थी। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक सिविल सर्विस को इंडिया में लाया। पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सिविल सर्विस जो है इंडिया में लाई गई और इंडिया में जो है कि सिविल सर्विस के द्वारा जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, शासन व्यवस्था को इंडियन टेरिटरीज में लागू किया गया पूरे अच्छे तरीके से। ही इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉर द ऑफिशियल, रेज सैलरीज एंड लिंक्ड प्रमोशन टू सीनियरिटीज़। तो देखिए इसमें जो कि उसने ये बताया कि इसमें पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन के द्वारा जो है कि ऑफिसर्स के लिए पूरी तरीके से मतलब कि प्रतिबंध लगाया गया कि वो किसी भी प्रकार का कोई जो है कि अनफेयर वर्क नहीं कर सकते हैं। उनको एक फ़िक्स सैलरी उनके लिए नियुक्त की गई और साथ में जो है कि प्रमोशन की व्यवस्था भी की गई, यानी कि जो अच्छे से वर्क करेंगे उनका प्रमोशन होगा उनके सीनियरिटी के अनुसार, यानी कि जो बड़े होंगे उनकी जो कि प्रमोशन जो है उनका उन्हीं के अनुसार होगा। मैनी ब्रिंग यंग मैन वर अट्रैक्टेड टू इट। और जब ये सिविल सर्विस जब लागू की गई तो बहुत सारे ऐसे जो यंग जो कि नवयुवक जो थे वो सब जो कि इससे अट्रैक्ट हुए और सब जो है वो इस सर्विस में जाना चाहते थे। टू ट्रेन यंग सिविल सर्वेंट ही सेट अप द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता इन 1801। द ईस्ट इंडिया कॉलेज इन इंग्लैंड was another institution which trained the young recruits. The civil servants were nominated by the directors of the company till 1853। तो देखिए 1801 ईस्वी में सिविल सर्विस के लिए सिविल सर्विस में ट्रेंड करने के लिए युवकों को उन्होंने जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में 1801 ईस्वी में बनाया था और ईस्ट इंडिया कॉलेज जो है इंग्लैंड में बनाया था ताकि जो है वो नए जो कि लड़कों को भर्ती कर सके इस सिविल सर्विस में, सिविल सर्वेंट बना सके उनको। और इसके लिए डायरेक्ट जो है सिविल सर्वेंट के लिए जो है कि नॉमिनेशन को जो कि डायरेक्टर्स ऑफ द जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते थे वो नॉमिनेट करते थे कि किसको जो है सिविल सर्वेंट बनाया जाएगा 1853 ईस्वी तक। बट 1853 ईस्वी के बाद अब सिविल सर्वेंट जो है वो डायरेक्ट उनका डायरेक्टर्स के हाथों में नहीं था। अब एग्ज़ाम्स होते थे और जो इस एग्ज़ाम को कम्पीट करता था उसमें अच्छे मार्क्स लाता था वही जो है सेलेक्ट होता था सिविल सर्वेंट के रूप में। तो देखिए आफ्टर 1853 सिविल सर्वेंट बेगन टू बी सेलेक्टेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर इंडियंस टू गेट सेलेक्टेड। दिस वाज बिकॉज, अब देखिए ये जो एग्ज़ाम्स होते थे इसमें कम्पीट करना इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। क्यों? क्योंकि द एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड इन लंडन एंड वेरी फ्यू इंडियंस कुड अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। ये जो एग्ज़ाम्स होते थे सिविल सर्वेंट के वो लंदन में करवाए जाते थे और बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे जो कि वहाँ जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो जो बहुत महंगा जो कि ट्रैवल करना बहुत महंगा था वहाँ तक।
जाना। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वॉज इंग्लिश विच वॉज अ फॉरेन लैंग्वेज टू द इंडियंस। और जो एग्ज़ाम होता था वो भी इंग्लिश में होता था और फॉरेन लैंग्वेज थी। हम लोगों को उस समय में इंडियंस को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी कि वो जो है कि इस एग्ज़ाम को कम्पीट कर सकें। द मैक्सिमम एज फॉर कॉम्पिटिंग वॉज वेरी लो। और जो एग्ज़ाम की के लिए जो एज थी वो बहुत कम थी। तब तक जो है हमारे यहाँ के लोग जो कि इतने कम एज में जो कि इतने बड़े एग्ज़ाम्स को नहीं क्वालिफाई कर पाते थे। तो इसलिए सिविल सर्वेंट मोस्टली ब्रिटिशर्स ही बनते थे, क्योंकि वही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते थे। नेक्स्ट टॉपिक है द कंपनी आर्मी, यानी कि उन्होंने एक आर्मी की व्यवस्था की थी ताकि जो है पूरे साम्राज्य को प्रोटेक्ट कर सके, अपने ब्रिटिश साम्राज्य को। तो देखिए, मेंटेनिंग एन आर्मी वॉज ऑफ मच इम्पॉर्टेंस ऑफ द कंपनी बिकॉज दे कुड ग्रो देयर क्लाउड ड्यू टू देयर सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब देखिए, वो जो है उनके लिए एक आर्मी स्थापित करना जो है, मेंटेन करना, उनके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी। क्योंकि अगर वो अपनी पावर को, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते थे, मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते थे, तो उसके लिए उनको अपने इस आर्मी को बनाना इम्पॉर्टेंट था। वाइल द मुगल आर्मी वॉज मेनली कम्पोज ऑफ अनट्रेंड फुट सोल्जर्स आर्म विद बॉज एंड एरोज, द ब्रिटिश आर्मी वॉज मॉडर्न। अब देखिए, उस समय में मुगल का शासन था यहाँ पर। तो मुगल जो आर्मी थी वो, हालांकि आर्मी उनकी बहुत बड़ी थी, लेकिन वो आर्मी एक तरीके से कह सकते हो कि अनट्रेंड थी, यानी कि बहुत अच्छी ट्रेंड आर्मी नहीं थी। और वो जो कि पैदल सेना होती थी या फिर वो लोग जो कि तीर धनुष यही सब यूज़ करते थे। लेकिन जो ब्रिटिश आर्मी थी वो बिल्कुल मॉडर्न, गन बंदूक यही सब लेकर के वो लोग युद्ध करते थे। द ब्रिटिश आर्मी वॉज वेल ट्रेंड एंड डिसिप्लिन फोर्स। मोस्ट ऑफ द सिपाहीज वर रिक्रूटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। तो देखिए, ये जो ब्रिटिश आर्मी थी वो बहुत ही वेल ट्रेंड आर्मी थी और पूरी डिसिप्लिन में वो रहते थे। इसमें इनकी आर्मी में मोस्टली उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के सिपाही जो है वो भर्ती किए जाते थे। दे वर वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन डिफरेंस। दे वर ऑल्सो पेड रेगुलर सैलरी। द वर्ड सिपाही इज़ द एंग्लिसिज वर्ड वर्जन ऑफ द हिंदी वर्ड सिपाही। तो देखिए, ये जो सिपाही होते थे, जो ब्रिटिश में इंडियन सिपाही जो भरे जाते थे, वो जो है कास्ट और रिलीजन में फ़र्क ज़्यादा नहीं करते थे। उनको इसका मतलब पता था कि वो किस रिलीजन के हैं या फिर किस कास्ट के हैं। और देखिए, ये जो है इनको एक फ़िक्स जो कि सैलरी इनकी होती थी, उस सैलरी के अनुसार उनको सैलरी बेस पर उनको जो है कि नियुक्त किया था। और ये जो सिपाहीज वर्ड जो है वो हिंदी वर्ड सिपाही का ही एक न्यू वर्जन है, जो कि एंग्लिस्टिक वर्जन है। मुगल एम्परर्स एंड नवाब्स यूज टू रिक्रूट सोल्जर फ्रॉम farming families. The British also followed the same policy. This was the period when powder and gun started to replace bows and arrows. तो देखिए, मुगल एम्परर्स या फिर नवाब जो होते थे वो मोस्टली उन सोल्जर्स को, उन युवकों को भर्ती करते थे जो कि फार्मिंग फैमिलीज से बिलोंग करते थे, और ताकि जो कि उनके जो पेरेंट्स होते थे वो आसानी से जो कि उनको सेना में भर्ती होने के लिए परमिशन दे देते थे। ब्रिटिश ने भी यही पॉलिसी अपनाई और उन्होंने जो फार्मिंग फैमिलीज जो थे, यानी कि जो छोटे फैमिलीज जो थे, उनके जो कि नए नए लड़कों को वो अपनी सेना में भर्ती करते थे। अब देखिए, इस समय में तीर और जो कि धनुष की जगह जो है अब बॉम्ब, गन, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाने लगा। नई नई टेक्निक जो है वो इसमें चेंजेस जो कि लाए गए, नए नए टेक्निक का यूज़ किया गया ताकि जो है वो अपनी आर्मी को मेंटेन कर सकें और ट्रेंड कर सकें। द सिपाहीज वर आर्म्ड विद मस्केट। जो सिपाही होते थे वो हमेशा गन से जो कि लैश होते थे। एंड इन्फेंट्री रेजिम वॉज द नेम ऑफ the period. The British started training Indian recruits for better discipline and for more rigorous practice. अब देखिए, जो ब्रिटिश थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि बहुत ही नए नए तरीक़ों से और कठिन प्रयासों के द्वारा जो है कि वो इंडियन को ट्रेंड करना, इंडियन आर्मी को ट्रेंड करना। द नीड ऑफ लिविंग regimented army meant a clash with age-old notions of caste and untouchability. अब देखिए, यानी कि मतलब ब्रिटिश जो है इसलिए इन लोगों को वो ट्रेड करते थे ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिपाही जो हैं उनके जो कि फोर्स में रह सकें और वो जो हैं ना ही इंडियन उन पर आक्रमण कर सकें और ना ही अन्य जो कि कोई जो कि
प्रांत कंट्री जो है उन पर आक्रमण कर सकें। जनरली स्पीकिंग द सिपाहीज वर लॉयल टू देयर ब्रिटिश मास्टर्स, हाउएवर दे वर वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन। अच्छा, देखा जाए तो मोस्टली कहा जाए तो जितने भी सिपाही थे वो बहुत लॉयल होते थे ब्रिटिश के लिए, और क्योंकि वो जो है कास्ट और रिलीजन में किसी प्रकार का वो भेद नहीं मानते थे। ये जो है कि द ब्रिटिश फाउंड दिस आउट इन 1857 व्हेन द सिपाहीज रिवोल्टेड अगेंस्ट द कंपनी। अब इनको ये तब पता चला था ये बात ब्रिटिश को, जबकि 1857 का विद्रोह हुआ था और उसमें जो है उन्होंने कंपनी के खिलाफ जो सिपाहियों ने विद्रोह किया था। 1857 का विद्रोह जो कि बहुत ही फेमस है और इसको हम पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इंडियन के द्वारा। पुलिस विभाग देखिए कैसा था इनका। द ब्रिटिश नीडेड एन एफिशिएंट पुलिस फोर्स एंड इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्रिएटेड अ परमानेंट पुलिस फोर्स इन इंडिया। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक परमानेंट पुलिस फोर्स इंडिया में स्थापित किया, क्योंकि उनको एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक पुलिस फोर्स की आवश्यकता हुई। ठीक है, तो each district had many थानास, each under a daroga, towns and villages had कोतवाल and चौकीदार रिस्पेक्टिवली। तो देखिए जब ये पुलिस फोर्स की स्थापना की गई, पुलिस विभाग जब बनाया गया तो जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते थे उनमें एक थाना बनाया गया जो कि उसका इंचार्ज होता था दरोगा, और टाउन्स एंड विलेजेस, टाउन्स का जो कि इंचार्ज होता था कोतवाल, और जो कि विलेजेस का जो कि इंचार्ज होता था चौकीदार। ठीक है, ताकि जो है कि इन जगहों पर इन लोगों के नेतृत्व में जो कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। लेटर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वॉज क्रिएटेड। ही लुक्ड आफ्टर अ इंटायर डिस्ट्रिक्ट लाइक इन द आर्मी। इन द पुलिस टू इंडियन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम हायर पोस्ट। तो देखिए जो बाद में उनको ये आवश्यकता हुई कि एक डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी की पोस्ट भी उन्होंने बनाई, ताकि पूरे इंचार्ज जो है वो एंटायर डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज जो है इनके हाथों में हो सके। और देखिए जैसे कि आर्मी में जो कि और जो कि इंडियंस जो कि नहीं जल्दी भर्ती हो पाते थे, उसी प्रकार से पुलिस में भी नहीं हो पाते थे हायर पोस्ट पर, क्योंकि हायर पोस्ट पर जो कि मोस्टली वो लोग ब्रिटिशर्स को ही अपॉइंट करते थे। द पुलिस वॉज एन इफेक्टिव फोर्स अंडर द ब्रिटिश। इट सक्सीडेड इन रिसीविंग मेजर क्राइम्स, वन ऑफ देम बीइंग ठगी। तो पुलिस जो होते थे ये बहुत ही इनके वर्क जो होते थे वो बहुत ही इफेक्टिव होते थे, और मोस्टली ये क्राइम्स को कम करने में के लिए इनको बनाया गया था। और मोस्टली सबसे ज़्यादा उस समय में जो ठगी जो होती थी, लोग ठगते थे जो कि विभिन्न प्रकार से ट्रेडिंग वगैरह में, तो उसको सबसे ज़्यादा कम किया गया पुलिस फोर्स के द्वारा। द पुलिस हाउएवर कुड नेवर बिकम पॉपुलर विद द पीपल। द लोअर रैंक्ड पुलिसमैन इन पार्टिकुलर वर अनसिम्पैथेटिक, ऑप्रेसिव एंड करप्ट। अब देखिए जो पुलिसमैन थे वो मोस्टली कॉमन जनता में उतने जो कि पॉपुलर नहीं हुए, क्योंकि ऐसा माना था कि ये बहुत ही भ्रष्ट प्रकार के होते थे, जो कि इनका ऐसा उन लोगों का मानना था। अब देखिए जुडिशरी की बात की जाए तो उस समय में जुडिशरी इंडिया में मौलवीज वगैरह होते थे, हिंदू वगैरह होते थे, तो वही लोग सब कुछ डिसाइड करते थे कि कैसे कैसे करना।